नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है एलटी ग्रेड के लिए। उसका हो जाता है ये 12 नंबर का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हमने करा दिए हैं 11 प्रैक्टिस सेट। अगर वो 11 प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहां पर आपको इससे पहले सभी जो प्रैक्टिस सेट हैं मिल जाएंगे। इन प्रैक्टिस सेट के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम प्रैक्टिस सेट आपको कराने वाले हैं आपके एग्जाम से पहले पहले, लगभग जो प्रैक्टिस सेट है वो 20 से और 25 के आसपास जो है प्रैक्टिस सेट हम आपको यहाँ पर करा देंगे। और इन 20 और 25 प्रैक्टिस सेट में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है इन्हीं प्रैक्टिस सेट से आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बड़े आराम से जो है इन प्रश्नों को देखना है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे और आपका समय कीमती है, शुरू कर लेते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह के बेहतरीन वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। और पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक आपसे पूछे गए हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार क्वेश्चन जो है आपका बना है इन परीक्षाओं में जो भी आपकी होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बन जाता है आपका जॉन गिलक्राइस्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जॉन गिलक्राइस्ट जो है ये सन 1800 में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? तो ये किया गया था 1800 ईस्वी में। ठीक है, फोर्ट जो विलियम कॉलेज है वो काफ़ी जो है वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। आपसे ये पूछा जाता है कि कौन कौन इस फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है और कौन कौन नहीं है। पिछले प्रैक्टिस सेट में भी हमारा इसको एक क्वेश्चन बना था। ठीक है, और अब बात करेंगे जो हमारी है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। तो इसको लिखा गया है, कब लिखा गया है? 1787 ईस्वी में। ठीक है, 1787 ईस्वी में लिखा गया है। और इनकी एक और इसी तरह की प्रमुख जो रचना मानेंगे या कृति मानेंगे तो वो हो जाती है, उसका नाम आपको देखना है, उसका नाम है हिंदुस्तानी ग्रामर। हिंदुस्तानी ग्रामर। ठीक है, अब इसका ईयर भी आपसे पूछ लिया जाएगा तो ये आ जाती है आपकी 1796 ईस्वी में। दोनों ही आपको याद रखनी है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी और दूसरी है हिंदुस्तानी ग्रामर। दोनों किसकी हैं? दोनों आपकी हो जाती हैं जो आपके गिलक्राइस्ट है उनकी हो जाएगी, जॉन गिलक्राइस्ट की। ठीक है, दोनों की ईयर आपको बता दी है और ये आंसर भी इसका बता दिया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का क्या नाम है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो माने जाते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर ये आपसे पूछ लिया जाए ये ग्रंथ जो है कब लिखा गया था, ठीक है, कब जो है इसकी रचना हुई थी, तो इस ग्रंथ की जो रचना है, जो हिंदी साहित्य का आदिकाल की रचना, ये हुई है आपकी 1952 में। 52 यानी 52 में। ठीक है, ईयर से भी आपके क्वेश्चन जो है मैचिंग करने के लिए आपको दे दिए जाते हैं। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर ये बन जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन बनेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? रीतिकाल की बात हो रही है। अच्छा, रीतिकाल का कौन बताएगा? जो रीतिकाल है वो कब से कब तक रहा है? तो इसको एक ट्रिक बताते हैं हम, जो आपके रीतिकाल को याद करने की है। तो रीतिकाल है जब रीति यानी गांव में अगर कोई गांव के स्टूडेंट है तो वो समझ जाएंगे, रीति माने खाली करना, रिता देना किसी चीज को। ठीक है, तो उस तरह जब रिता दिया था तो हमारे देश को रिता दिया था। कब से रिता दिया था? तो अंग्रेज आ जाते हैं हमारे लगभग 1700 ईस्वी से और 1900 ईस्वी तक जो है अंग्रेज रहते थे। तो ये जो समय है ये बन जाता है खाली समय हमारे, यानी रिता दिया था अंग्रेजों ने इसको। तो इस तरह से आप रीतिकाल को याद रखेंगे। जो रीतिकाल का समय है वो भी 1700 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच का माना जाता है। ये याद करने के तरीके होते हैं जिस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। तो आपको बता दें रीतिकाल का समय कब से कब तक है। इन किसी ने माना है? चिंतामणि त्रिपाठी से माना है इन्होंने। अगला क्वेश्चन बनता है, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित किनो खेल करी जानो है। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? ये किस कवि की हैं? इस तरह के बहुत क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे आपको। 4 नंबर का क्वेश्चन है और ये जो पंक्ति है, ये जो कहा गया है डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, तो ये कही गई है ठाकुर साहब के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा कही गई है? तो ये ठाकुर हो जाते हैं, उनके द्वारा ये कही गई है।
निम्नलिखित में कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? रीति मुक्त नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन दो बनते हैं यहाँ से, एक रीति मुक्त कौन कौन से हैं और रीति मुक्त कौन से नहीं है। तो यहाँ पर जो अगर घनानंद की बात करेंगे तो ये तो आपके रीति मुक्त कवि हो जाएंगे, आलम है ये भी रीति मुक्त कवि हो जाएंगे, और जो बोथा है ये भी रीति मुक्त कवि हो जाएंगे। लेकिन जो बिहारी है ये आपके रीति मुक्त कवि नहीं माने जाते हैं, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो जो बिहारी हैं ये माने जाते हैं आपके रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त नहीं है, ये है रीतिबद्ध कवि, ठीक है। इनकी एक रचना बहुत फेमस है जो कई बार आपकी परीक्षा में पूछी जाएगी, और उसका नाम है बिहारी सतसई। कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी बिहारी सतसई, ये इनकी रचना मानी जाती है। इसमें क्या है, तो इसमें जो है 719 दोहे आपको देखने को मिल जाते हैं। ये संख्या पूछी जाती है आपकी परीक्षा में कि इसमें कितने दोहे सम्मिलित हैं, तो 719 दोहों का जो है ये संकलन यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। तो बाकी हमने आपको सब बता दिया यहाँ पर। जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं, जो जयचंद प्रकाश है उसके रचनाकार कौन है? तो जयचंद प्रकाश के जो रचनाकार माने जाते हैं वो माने जाते हैं भट्ट केदार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। भट्ट केदार हो जाएंगे जयचंद प्रकाश के रचनाकार। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो जगनिक है, जगनिक की कौन सी रचना है जो परीक्षा में पूछी जाती है, हम तो उसी की बात कर रहे हैं जो हमारी परीक्षा में पूछी जाएगी। तो जगनिक है, जगनिक के द्वारा लिखी गई है परमाल रासो, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल आप देखिए किस तरह का है, क्या इसी तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहे? आपने PYQ सोल्व किए होंगे, उसमें देखना आप इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। श्रीधर की बात करेंगे तो श्रीधर की एक कृति फेमस है और वो है रनमल छंद। रनमल छंद कई बार ये जो है परीक्षाओं में पूछी जाएगी। और नरपति नहला के बारे में तो सब जानते हैं, जो बीसल देव रासो है वो इन्हीं की है, बीसल देव रासो, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो बिल्कुल जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल पोस्टमार्टम हो गया क्वेश्चन का। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? जो निर्भय भीम व्यायोग है उसके लेखक कौन है? तो निर्भय भीम व्यायोग के जो लेखक है वो माने जाते हैं रामचंद्र सूरी। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर जो है करेक्ट आपका माना जाएगा। और ये जो निर्भय भीम व्यायोग है इसमें जो है भीम द्वारा वनवास में बाकासुर को मारने की कथा जो है इसमें देखने को आपको मिल जाएगी, ठीक है। तभी तो इसको निर्भय भीम कहा गया है, ठीक। तो भीम द्वारा मारा गया था बाकासुर को, उसकी कथा का यहाँ पर वर्णन देखने को मिल जाएगा। बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम है? जो बीसल देव है उनकी नायिका का नाम, कई बार क्वेश्चन ये बनता है, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी शायद ये क्वेश्चन था हमारा। तो प्रैक्टिस सेट जो बीसल देव रासो है तो उसकी जो नायिका का नाम है वो हो जाता है यहाँ पर राजमती। राजमती कहाँ दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है आपका राजमती। अगर बीसल देव का ईयर आपसे पूछ लिया जाए, इंपोर्टेंट है, तो ईयर आपसे पूछा जाएगा, तो 1155 जो है इसका ईयर आपका माना जाता है, ठीक है, जब इसकी जो है रचना हुई थी, ठीक। किसके द्वारा हुई थी? नरपति नाले के द्वारा हुई थी, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन के विषय यह उक्ति किसकी है? तो ये जो उक्ति है वो किसकी हो जाएगी? भक्ति आंदोलन के समय की हो जाएगी। तो ये जो हो जाएगी ये हो जाती है आपकी जॉर्ज गिरियर्सन की, यानी कि डी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है, ठीक है, जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा होगा। तो ये जो है जॉर्ज गिरियर्सन की हो जाएंगी। सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित करना है। जो सही कालक्रम के अनुसार आपको यहाँ पर चिन्हित करना है, कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, तो आपको बताना है कौन कौन कब कब आए हैं। फिलहाल आपको बता देते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इन चारों की बात करेंगे, सभी में चार चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो सभी में जो है सबसे पहले आ जाएंगे यहाँ पर कबीरदास। कबीरदास कब आएंगे? तो कबीरदास आएंगे आपके 1398 ईस्वी में, ठीक है। कबीरदास आएंगे आपके 1398 में। उसके बाद आएंगे आपके, चलिए अलग से लिखकर दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आ जाएंगे आपके कबीरदास। कबीरदास का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 1398 ईस्वी का, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे आपके सूरदास, और जो सूरदास का समय माना जाता है वो माना जाता है 1478 ईस्वी का। इसके बाद आ जाएंगे आपके जायसी, इंपोर्टेंट है, जायसी से कई बार क्वेश्चन आपका बनता है। जायसी आ जाएंगे 1492 ईस्वी में।
ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं आपके तुलसी, जो सबसे बाद में आते हैं, और ये आते हैं आपके 1532 ईस्वी में। अब आपको लगा देना, तो पहले आपके कबीर आ जाएंगे, ठीक है। कबीर के बाद आ जाएंगे आपके सूरदास, फिर जायसी और फिर तुलसीदास, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि स्थापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन के सूत्र में बद्ध देखा है। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन के सूत्र में बद्ध देखा है, यानी बंधा हुआ देखा है। तो ये जो है किसका हो जाएगा? तो ये जो कहा गया है वो कहा गया है आपका जायसी के द्वारा, ठीक है। तो जायसी का जो है हो जाता है, क्योंकि इन्होंने जायसी ने जो है सभी को हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको जो है एक जीवन सूत्र में बंधा हुआ देखा है। तो ये हो जाता है आपका जायसी का। जायसी के एक दो रचनाएं हैं जो आपसे पूछी जाती है, ठीक है। पहले भी हमने बताई थी आपको, जिसमें आपकी सबसे पहले आपको याद रखनी होती है यहाँ पर पद्मावत, ठीक है। जायसी की पद्मावत जो है कई बार ये पूछी जाती है। दूसरी आपसे पूछी जाती है अखरावट, ठीक है, मैच करने के लिए भी ये दी जाती है। और एक यहाँ पर पूछी जाएगी आपसे आखिरी कलाम, कौन सी है? आखिरी कलाम। तो ये तीन तो रचनाएं ऐसी हैं जो हर बार आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है, ठीक है। और ये जो जायसी है ये जो है आपके हो जाते हैं प्रेमाश्रयी शाखा के एक कवि। बस इतना आपको याद रखना है। इनमें से अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि थे। अकबर के नवरत्नों के अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल थे, कौन हो जाते हैं? तो नवरत्न यानी नौ रत्न, कितने थे? 9 रत्न थे अकबर के दरबार में, ठीक है। और उनसे पूछा गया है कि इनमें कौन से शामिल कवि जो है वो थे। तो उनमें आपके जो आ जाते हैं, सबसे पहले उसमें आ जाते हैं आपके यहाँ पर रहीम दास। रसखान उसमें नहीं देखने को मिलेंगे, कुंभन दास भी नहीं होंगे और तुलसीदास भी नहीं होंगे, ठीक है। तो रहीम आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। और रहीम दास का अगर मूल नाम आपसे पूछ लिया जाए तो मूल नाम इनका हो जाता है अब्दुल रहीम खान खाना। यहाँ पर लिखेंगे अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। ये है इनका जो है मूल नाम, यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर हमारी क्लियर हो जाती हैं। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार है। तो प्रथम साहित्यकार कौन माने जाते हैं हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक? तो ये माने जाएंगे आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आपका माना जाएगा, ठीक है। और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इन्हें हिंदी साहित्य का जन्मदाता भी कहा जाता है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र है हिंदी साहित्य का जन्मदाता भी कहा जाएगा, या फिर इनको हिंदी साहित्य का पितामह के रूप में जाना जाता है। हिंदी साहित्य का पितामह कह सकते हैं, ठीक है, या फिर हिंदी साहित्य का जन्मदाता। दो नाम आपको यहाँ पर याद रखने, हिंदी साहित्य का पितामह या फिर हिंदी साहित्य का जन्मदाता, दोनों आपके लिखे जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य बन सका है। प्रस्तुत कथन किसका है? तो कथन से बहुत क्वेश्चन आपके बनते हैं आपकी परीक्षा में, ठीक है। यहाँ पर भी वही पूछा कि यहाँ पर जो है कथन किसका है। ये जो कथन माना जाता है वो माना जाता है नंद दुलारे वाजपेयी का, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आपका यहाँ पर माना जाएगा, ठीक है। और ये बात की गई थी साकेत में, और साकेत में राम का जो चरित्र काव्य है वो द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने की जो है बात वहां पर कही गई है नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? आधुनिक युग की गीता यहाँ है, और एक होती है आधुनिक युग की मीरा, ठीक है। तो वो कौन होती है? तो वो होती है आपकी महादेवी वर्मा, आधुनिक युग की मीरा, ठीक, ऐसा जो है कहा जाता है। और यहाँ पर पूछा गया आधुनिक युग की गीता, क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं। तो आधुनिक युग की जो गीता कहा गया वो कहा गया आपका कुरुक्षेत्र को। ये किसकी है? तो ये हो जाती है आपकी रामधारी सिंह दिनकर की इंपोर्टेंट ये कृति है, ठीक है। इसको जो है कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है, और ये जो है इनकी एक प्रसिद्ध कृति भी मानी जाती है। रामधारी सिंह रामधारी सिंह दिनकर की कई कृतियां जो आपसे पूछी जाती हैं, जिनमें आपकी रेणुका हो जाएगी, हुंकार हो जाएगी, उर्वशी हो जाएगी, और इसके अलावा नीम के पत्ते हैं, आत्मा की आंखें हैं, तो ये सब आपकी हो जाएगी रामधारी सिंह दिनकर की।
मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है। जो मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख जो है साहित्य परंपरा है वो कौन सी हो जाएगी? तो ये मानी जाती है आपकी प्रगतिवाद की। डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई है वो हुई है आपकी 1935 में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी आपकी 1935 में। नकेनवाद के प्रवर्तक कवि हैं। जो नकेनवाद है उसके प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? तो नकेनवाद के जो प्रवर्तक कवि माने जाते हैं उसमें आ जाएंगे नलिनी विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। ऑप्शन नंबर डी जो है यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नई कविता के विषय में असत्य कथन है। नई कविता से क्वेश्चन बनता है आपका, तो नई कविता के विषय में असत्य कथन यहां पर पूछा गया है। तो ये जो कविता है वो मानी जाती है आपकी हंसोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट यहां पर आपका माना जाएगा। ठीक है, अगर इसके नई कविता के आरंभ की बात आपसे पूछ ली जाए, इसका जो आरंभ है कब हुआ है, तो इसका आरंभ हुआ आपका 1954 में, यानी 1954 में। और जगदीश गुप्त के द्वारा जो है इसका आरंभ हुआ है। किसके द्वारा? जगदीश गुप्त के द्वारा। ठीक है, तो ये संपादक है इसके जगदीश गुप्त। 1954 में इसकी स्थापना हुई है। नई कविता की बात हम कर रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? नहीं की थी वो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहां पर बनता है मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी, तो ये हो जाता है तत्सम। ठीक है, तो इंशाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की बात की है, तो तत्सम शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा जो है नहीं की थी रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो ये आपका तत्सम शब्दों का प्रयोग करने की प्रतिज्ञा नहीं की थी इंशाअल्लाह खां ने, ऐसा कहा गया रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? पहला मौलिक नाटक की बात हो रही है यहाँ पर, तो किसको माना जाएगा? तो पहला जो मौलिक नाटक मानते हैं वो मानते हैं जो वैदिकी हिंसा हिंसा ने भवती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और ये नाटक है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको जो है हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है ये नाटक आपका हो जाता है। चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूं। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका वररुचि के द्वारा। ठीक है, वररुचि के बारे में जो है ये कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहां पर आपका करेक्ट माना जाएगा। चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक हो जाते हैं गोपाल राम गहमरी। ठीक है, बी हो जाएगा आपका यहां पर करेक्ट आंसर। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं, यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति होती है? किसकी हो जाएगी ये भावाभिव्यक्ति? तो ये मानी जाती है आपकी धनिया की। ठीक है, ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। गोदान में था उपन्यास धनिया, तो उसकी जो है ये आपकी जो है उसके द्वारा जो है ये कहा गया है। 30-40-50 उपन्यास के लेखक हैं। 30-40-50 उपन्यास के लेखक, तो ये लेखक हो जाते हैं इनके प्रभाकर माचवे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है? डायरी के नीरस पृष्ठ, तो ये जो कहानी मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी इला चंद्र जोशी की। तो इला चंद्र जोशी से भी आपका क्वेश्चन बनता है, कई बार बना है पहले भी। ठीक है, इनकी ये कहानी हो जाएगी। और इनके अलावा जो और भी इनकी कहानी जैसे धूप रेखा है, दिवाली और होली है, रोमांटिक छाया है। ठीक है, और सबसे बढ़िया जो है जो पूछी जाती है वो है आपकी खंडर की आत्मा है। ठीक है, वो आपकी इला चंद्र जोशी की हो जाएगी। निम्नलिखित में असत्य कथन है, तो असत्य कथन आपको यहाँ पर बताना है। तो देख लेते हैं एक एक करके सभी को।
रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन है ये हो जाता है बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम दूसरा कथन। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी डीप क्वेश्चन ये है और इनको करने के लिए तो आपको डीप ही पढ़ना पड़ता है। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बचता है जो रक्षाबंधन कहानी है वो हरि कृष्ण प्रेमी ने लिखी है। तो रक्षाबंधन कहानी जो है वो हरि कृष्ण प्रेमी ने नहीं लिखी है, तो ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है, जो रक्षाबंधन कहानी है ये लिखी है विशंबर नाथ शर्मा ने। ठीक है, कौन हो जाते हैं? ये हो जाते हैं विशंबर नाथ शर्मा। ठीक है, इनके द्वारा जो है रक्षाबंधन लिखी गई है। आपसे पूछा गया था असत्य कौन सा, तो डी ही आपका यहाँ पर असत्य मान लिया जाएगा। मुखौटा किस लेखिका का संग्रह है? जो मुखौटा है वो किस लेखिका का संग्रह है? मुखौटा, तो मुखौटा हो जाता है ये ममता कालिया का। और ममता कालिया की कई कृतियां जो है आपसे पूछी जाएंगी परीक्षा में। तो ममता कालिया की और कौन कौन सी है जिसमें आपकी जो है छुटकारा मिल जाएगी, एक अदद औरत मिल जाएगी, प्रतिदिन, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है सीट नंबर 6। यहाँ पर लिख देते हैं हम सीट नंबर 6। यह है इनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछी जाएगी आपसे। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। आख्यायित किया है संस्कृति के 4 अध्याय में। सबसे पहले आपको यह पता होनी चाहिए जो संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर पूछा गया आपसे कि दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है, तो वो क्या है? नवोत्थान के कवि के रूप में। ठीक है, बी हो जाएगा आपका यहाँ पर भी करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? कौन सा है जो बाबू गुलाब राय का यहाँ पर नहीं है? तो बाबू गुलाब राय का आपका जीवन पशु बाबू गुलाब राय का है, प्रकार प्रभाकर ये भी है, और मेरे मानसिक उपादान ये भी आपका हो जाएगा। लेकिन आपका जो चाबुक है ये आपका बाबू गुलाब राय का नहीं है। ठीक है, जो चाबुक है ये हो जाता है आपका निराला जी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनका जो है ये हो जाता है चाबुक। तो यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आपका बनता है निम्नलिखित समीक्षकों में से एक मार्क्सवादी समीक्षक है। तो मार्क्सवादी समीक्षक जो है उनमें आपको देखने को मिल जाते हैं, जो आपसे पूछा है मार्क्सवादी समीक्षक हैं, तो जो रामविलास शर्मा है ये आपके हो जाता है मार्क्सवादी समीक्षक। ठीक है, तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रसंग गर्भस्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। तो ये कथन किसके प्रति लिखा गया है? ये कथन किसके प्रति लिखा गया है ये आपसे पूछा गया है। तो ये लिखा गया है चंद्रधर शर्मा के प्रति। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अन्य से अनन्या इनकी आत्मकथा है। अन्य से अनन्या ये किसकी हो जाएगी? तो जो अन्य से अनन्या है ये हो जाती है प्रभा खेतान की। ठीक है, इनसे भी कई क्वेश्चन आपके बनते हैं प्रभा खेतान से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। जो मन्नू भंडारी है उनकी आत्मकथा है, तो मन्नू भंडारी की जो आत्मकथा हो जाएगी वो हो जाती है एक कहानी यह भी, यह है मन्नू भंडारी की। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए जो पिंजरे में मैना है ये किसकी है, तो ये हो जाती है आपकी चंद किरण की। किसकी है? चंद किरण की हो जाएगी। इसके बाद बचती है आपकी जो अन्य से अनन्या, तो वो तो आपकी प्रभा खेतान की, हमने आपको पहले ही बता चुके हैं प्रभा खेतान की है। ठीक, एक बचती है आपकी हाथ से, तो ये हो जाती है आपकी रमणिका की, रमणिका गुप्ता हो जाती है ये। ठीक है, इनकी ये कहानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बनेगा ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो ये जो ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक कहानी है ये किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित हो जाएगी वो हो जाती है आपकी अमृतलाल नागर से संबंधित हो जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? जो भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी, इसके जो लेखक हैं वो माने जाते हैं आपके ब्रजरत्न दास। डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और ये जो कहानी है कब लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपकी 1948 में। ठीक है, भारतेंदु शीर्षक जीवनी
ये ब्रज रत्नदास के द्वारा में लिखी गई है। सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कीर्ति है? तो ये जो कीर्ति हो जाएगी वो हो जाती है आपकी श्री राम शर्मा की। बी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक हैं। सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक। सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक कौन है? पूछा गया सभा की सभ्यता के। तो ये हो जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। महादेव वर्मा कृत नीलकंठ की विद्या है, यानी कि नीलकंठ क्या है? कहानी है, रेखाचित्र, एकांकी या रिपोर्टाज। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी तरह का अगर आप सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है एक रेखा चित्र हो जाएगा ये, ठीक है, नीलकंठ। पीयूष पर्वा में संकलित गोरा नामक रेखा चित्र के अनुसार बछड़े का क्या नाम रखा गया? बछड़े का क्या नाम रखा गया था पीयूष पर्वा में संकलित गोरा नामक रेखा चित्र में? तो बछड़े का नाम रखा गया था लालमणि, ठीक है, सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हिंदी के किस रचनाकार के व्यंग को विद्या का दर्जा दिलवाया? हिंदी के किस रचनाकार ने व्यंग को विद्या का दर्जा दिलवाया? तो विद्या का दर्जा दिलवाया था और ये हो जाते हैं आपके हरिशंकर परसाई। और ये जो हरिशंकर परसाई हैं ये एक व्यंगकार है, लेखक और व्यंगकार हैं। तो आपसे ये जो व्यंगकार जितने भी होते हैं उनमें आपका सबसे बढ़िया वाले जो व्यंगकार वो आपके यही बनते हैं, ठीक है। कहीं भी आपसे पूछा जाएगा तो ये एक व्यंगकार के रूप में इनको मान्यता मिली हुई है। ठेले पर हिमालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठेले पर हिमालय के बारे में सही कथन आपको बताना है। तो ठेले पर हिमालय के बारे में इसमें धर्मवीर भारती ने शिमला और स्वीडन के सौंदर्य की तुलना की है, तो ये तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है कोसानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन है, तो ये गलत हो जाएगा। शिमला का इसमें वर्णन नहीं किया गया है। इसमें शुक्ल ने श्रीनगर और मनाली का वर्णन, तो शुक्ल ने नहीं किया है, धर्मवीर भारती का है ठेले पर हिमालय। इसमें बंबई के बहाने दार्जिलिंग का सौंदर्य, तो दार्जिलिंग का भी नहीं हुआ है। अब यह लिखा है इसमें धर्मवीर भारती ने कोसानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया, तो बिल्कुल करेक्ट यहाँ हो जाएगा। और ये याद रखना आपको, कोसानी क्षेत्र हर बार आपसे पूछा भी जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? जो काव्य गुण होते हैं आपके उनकी जो संख्या है वो 10 मानी है, तो 10 किसने मानी है? तो ये मानी गई है आचार्य भरत मुनि के अनुसार, ठीक है। काव्य गुणों की संख्या मानी गई है आपकी 10, ठीक। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज, स्फूर्ति और संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? ये कौन सा गुण कहलाएगा जो चित्त में तेज स्फूर्ति का संचार करेगा? तो उसमें कहा जाएगा आपका ओज गुण, वहां पर आपको लगा देना है। और ओज गुण में जो है जो कठोर शब्द होते हैं कुछ उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे टैका, ठेका, ठीक है। इसके अलावा डैका, या फिर आपका जैसे पैका और फेंका, तो इस तरह का जो है प्रयोग वहां पर किया जाता है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन है? तो ये जो आचार्य हो जाते हैं वो हो जाते हैं आचार्य कुंतक, ठीक है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार कर लिया इन्होंने। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिशान, लाला जी करने लगे छठे चमा से दान। तो ये दोहे में कौन सा रस है? रस आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें जो रस माना जाएगा वो माना जाएगा हास्य रस, ठीक है, एक व्यंग है एक तरह से। तो वीर रस तो इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा, करुण भी इसमें रोने के भाव कहीं भी नहीं आ रहा, और श्रृंगार जो है कहीं नायिका नायिका का मिलन, यहाँ पर नायक नायिका का मिलन भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा आपका हास्य रस। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करेगा इतना में कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस आपका माना जाएगा? तो इसमें जो रस माना जाता है वो माना जाता है यहाँ पर शांत रस, ठीक है। एक तरह से जो है शांत रस यहाँ पर माना जाएगा। दिवस का अवसान समीप था, गगन का कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो इस कविता में छंद कौन सा है? तो छंद यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो छंद हो जाएगा वो हो जाता है दुरुत विलंबित छंद, बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। हमारे
कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृदय का कंपन, कविता का स्वाभाविक छंद में लयमान होता है। तो ये कथन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो कथन हो जाएगा वो हो जाता है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। सुमित्रा नंदन पंत हो जाते हैं जिन्होंने ये कहा है ऐसा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है? चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा? तो चंद्रगुप्त से संबंधित नहीं है, वो हो जाता है यहाँ पर जयमाला। ठीक है। एलिस चंद्रगुप्त से हो जाएगा, लीला हो जाएगा और नीला हो जाएगा, लेकिन ये जो है आपका चंद्रगुप्त का नहीं है। ठीक है। और जो आपका चंद्रगुप्त लिखा गया है, ये लिखा गया है आपका 1931 में। किसके द्वारा? ये लिखा गया आपका जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ठीक है, नाम भी आपको याद रखना है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो है ये लिखा गया 1931 में। उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन बेन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में जो अलंकार माना जाएगा तो वो माना जाएगा यहाँ पर रूपक अलंकार। क्यों? रघुवर बाल पतंग, रघुवर को बाल पतंग के रूप में जो है यहाँ पर दिखाया, रघुवर बाल को पतंग के रूप में कह दिया, तो रूपक अलंकार जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है और ये बनता है ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं भाषा से। तो ब्रज भाषा का जो केंद्रीय क्षेत्र है, तो ब्रज भाषा का जो केंद्रीय क्षेत्र माना जाता है वो माना जाता है मथुरा। ठीक है, कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। और जो ब्रज भाषा है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, जो ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है। तो ये बोली जाएगी आपकी, जैसे मथुरा तो आपका हो गया, मथुरा लगा लो, इसमें आप लगा लेते हैं आगरा। आगरा के अलावा यहाँ पर लगा सकते हैं आप, जैसे अलीगढ़ में भी ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, और इसके अलावा और भी हैं जो वहाँ पर बोली जाती है। तो चलिए, ब्राह्मी लिपि का जो प्रयोग है किसने शुरू किया था? तो ब्राह्मी लिपि का जो प्रयोग है वो किसने शुरू किया था? तो ब्राह्मी लिपि का जो प्रयोग शुरू करने वाले हो जाते हैं वो हो जाते हैं वैदिक आर्य। वहां पर जो है ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग माना जाता है। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? जो राजभाषा आयोग है किसकी अध्यक्षता में उसका गठन किया गया है? तो ये किया गया है बीजी खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया है वो किया गया है आपका 1955 में। ठीक, और जो इसके अध्यक्ष हैं वो हो जाते हैं आपके बीजी खैर। निम्नलिखित में एक कंठ ध्वनि है, निम्नलिखित में से कौन सी कंठ ध्वनि हो जाएगी? तो कंठ ध्वनि यहाँ पर हो जाती है आपकी जो कै से कै वर्ण वाले हैं। कै में आपके ख, कै, ख, ग, घ, ये सब आपके क्या हो जाएंगे? तो ये सब आपके जो है कंठ ध्वनि आ जाती है। इसमें है भी होता है आपका, ठीक है, और ए भी होता है। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा जो यहाँ पर बनेगी वो बनेगी आपकी अमीरी। ठीक है, जो अमीर है वो एक संज्ञा है, तो अमीरी जो है ये आपकी यहाँ बन जाती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित वाक्यों में एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो करण कारक के विभक्ति चिन्ह का जो प्रयोग हुआ है वो किस में हुआ है? तो ये हो जाता है लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा था। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर से की बात आ रही है, से के द्वारा, तो यहाँ पर द्वारा या से लगा सकते हैं। तो दर्द के मारे छटपटा रहा था, तो यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपकी करण कारक जो है देखने को मिल जाएगा। गठरी शब्द है, जो गठरी शब्द है तो गठरी शब्द हो जाता है एक तरह से स्त्रीलिंग। गठरी भारी है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा ये। लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़के हैं, लड़के क्या हो जाते हैं? लड़के ने रमेश को मारा, तो लड़के ने रमेश को मारा ये हो जाता है एक वचन। अगर कहते लड़कों ने रमेश को मारा तो वहां पर हो जाता है आपका बहुवचन। ठीक है, तो ये एक वचन हो जाएगा, लड़के ने रमेश को मारा है। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानना है। नीचे दिए गए सही शब्द का संधि विच्छेद वाला विकल्प आपको बताना है। तो सही जो संधि विच्छेद हो जाता है वो हो जाएगा आपका यहाँ पर संलग्न जो है वो आपका ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये आपका गलत लिखा जाता है।
सलग्न ऐसे भी नहीं आता और सलग्न ऐसे भी नहीं, समलग्न, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका सम प्लस लग्न। ठीक है, तब बनता है आपका संलग्न। ठीक, ऐसे लिखा जाता है। निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव, जहां पर पहला शब्द अव्यय होता है वहां पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। तो इसमें कौन सा अव्यय हो जाएगा? तो अव्यय हो जाता है यहाँ पर रातों रात। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? कौन सा शब्द है जिसमें द्वंद्व समास नहीं है? जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर आपके द्वंद्व समास हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जिसमें नहीं है, तो सीधा और राम में तो द्वंद्व समास हो जाएगा, हानि और लाभ में भी हो जाएगा, भाई और बहन में भी हो जाएगा, लेकिन परशुराम में जो है कहीं भी आपको द्वंद्व समास देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। निर्विकार शब्द में उपसर्ग है, जो निर्विकार है उसमें उपसर्ग कौन सा है? तो निर्विकार में जो उपसर्ग बनेगा वो बन जाता है आपका निर। ठीक है, ये हो जाता है आपका निर्विकार। और जो शब्द के पहले लगते हैं, आपको पता होना चाहिए, जो शब्द के पहले लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं और जो शब्द के बाद में लगते हैं वो कहलाते हैं प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं और प्रत्यय से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। शनै शनै शब्द है, ये क्या है? तत्सम, देशज, तद्भव या फिर आगत। तो शनै शनै जो तत्शब्द है वो हो जाता है आपका यहाँ पर तत्सम शब्द कहलाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आंसू शब्द है, आंसू शब्द किस तरह का है? तो जो आंसू शब्द है वो हो जाता है यहाँ पर तद्भव। ठीक है, तद्भव की पहचान क्या है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है आंसू, और आंसू के ऊपर आ गई है चांद बिंदी। अब ये जो चांद बिंदी है अगर कहीं भी आप देखेंगे तो वहां पर आपका जो है ये जो है तद्भव शब्द ही बनेगा। जहां पर भी आपको चंद बिंदी दिखती है वो हमेशा जो है तद्भव शब्द ही रहता है, एक दो अपवाद को छोड़कर। ठीक है, तो ये जो है पहचानने की ट्रिक है। निम्नलिखित शब्दार्थों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? तो गलत आपको यहाँ पर युग्म बताना है, कौन सा हो जाएगा? निसार का अर्थ आपका रजाई हो जाएगा। ऊसनी नम का मतलब हो जाता है आपका पगड़ी। उत्तरे का मतलब आपका चादर हो जाएगा। और जो आपका सिरस कम का मतलब जो है वो आपका सिखा नहीं होगा, यह आपका गलत हो जाएगा। जो आपका अर्थ होता है आपका पगड़ी। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से ये जो है आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका युग्म जो है वो गलत है। निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द अंबु का सही समानार्थी शब्द है? तो यहां पर कौन सा हो जाएगा सही समानार्थी शब्द? तो अंबु का जो सही समानार्थी है वो हो जाता है यहां पर फलक। ठीक है, डी हो जाएगा आपका यहां पर करेक्ट आंसर। इनमें से सफल शब्द का विलोम नहीं है। सफल का विलोम कौन सा नहीं है? तो सफल का जो विलोम है वो आपका असफल हो जाएगा, विफल भी हो जाएगा और निष्फल भी हो जाएगा, लेकिन कुफल जो है वो कोई वर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो कुफल जो है इसका हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अनुपभुक्त का विलोम क्या है? जो अनुपभुक्त है तो इसका जो विलोम बनेगा वो बन जाता है उपभुक्त। अनुपभुक्त और उपभुक्त। एक की वर्तनी शुद्ध है, तो शुद्ध वर्तनी आपको यहाँ पर बतानी है कौन सी हो जाती है। तो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी यहाँ पर अनानास। ठीक है, आकस्मिक ऐसे नहीं होगा, अक्षोहिणी भी नहीं, ये गलत लिखा गया है। ठीक है, अक्षोहिणी में जो है आपकी है के ऊपर भी जो है छोटी मात्रा, थोड़ा सा लिख के दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे आपका अक्षोहिणी लिखना है तो अक्षोहिणी, अक्षोहिणी, इस तरह से आपका लिखा जाएगा अक्षोहिणी। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट अक्षोहिणी। इसके बाद आपका जो आकाल है वो आकाल नहीं होता है, वो होता है अकाल। ठीक है, ये हो जाता है आपका अकाल। अगर आकस्मिक आपको लिखना है तो आकस्मिक होता है वो। ठीक है, ये गलत लिखा गया यहाँ पर, आकस्मिक ऐसे लिखा जाएगा। ये आधा क है और ये आकस्मिक। ठीक है, इस तरह से जो है सही लिखा जाएगा। सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द आपको यहाँ पर बताना है। तो शुद्ध हो जाता है यहाँ पर आपका संभावना। ठीक है, सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द संभावना हो जाएगा, बाकी आपके सभी यहाँ पर गलत दिए गए हैं। इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा होगा। तो अशुद्ध की पहचान करेंगे, जैसे कल, आज और कल अवकाश रहेगा, तो ये आपका यहाँ पर गलत माना जाएगा, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है,
तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा आपका कल, आज और परसों। कैसे होगा? कल, आज और परसों। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। बाकी आज मौसम अच्छा है तो ये तो ठीक है, अब परीक्षा होने वाली ये भी ठीक है, मैंने पत्र भेज दिया ये भी ठीक है। आपसे पूछा गया था अशुद्ध वाक्य, तो केवल ए हो जाएगा जो आपका यहाँ पर गलत दिखाया गया है। जहां तक सद सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जहां तक सद सके, तो ये जो एक वाक्य हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पर यथासाध। जहां तक सद सके वो हो जाएगा यथासाध। जिसकी कल्पना ना की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, जिसकी कल्पना ना की जा सके। तो जिसकी कल्पना ना की जा सके वो हो जाता है आपका अकल्पनीय। जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है वो आपका अकल्पनीय। जो संभव ना हो वो असंभव हो जाता है। जिसका इसके बाद आ जाता है जिसने मृत्यु को जीत लिया है, वो क्या कहलाता है? मृत्यु को जीत लिया है, तो मृत्यु को जीतने वाले को कहा जाएगा मृत्युंजय। ठीक है, बी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। निम्नांकित में मुहावरा है, मुहावरा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा निम्नांकित में से? तो मुहावरा कौन सा हो जाएगा? तो मुहावरा जो है वो छोटे आकार का होता है, ठीक है, और जो लोकोक्ति है वो थोड़ी बड़ी होती है। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है मुहावरा, तो मुहावरा हो जाएगा यहाँ पर सबसे छोटा है भाड़े का टट्टू। ठीक है, ये यहाँ पर मुहावरा है। बाकी सावन हरे ना भादो सूखे, ये क्या है? तो ये है लोकोक्ति। पंत दो काज चिराग तले अंधेरा, ये क्या है? तो ये सब आपकी जो है लोकोक्ति हो जाएगी। आधा तीतर आधा बटेर का भावार्थ क्या है? आधा तीतर आधा बटेर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पर अनमेल वस्तु का संयोग, यानी कि बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब आधा तीतर है और आधा बटेर है तो ये अनमेल वस्तुओं का संयोग यहाँ पर माना जाएगा। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य क्या है? अंधे की लकड़ी से तात्पर्य, तो अंधे की लकड़ी का जो ये मुहावरा है वो होता है एक ही सहारा, अंधे की लकड़ी। ठीक है, तो अंधा जब लकड़ी लेकर चलता है तो और कोई उसको नहीं दिखता, और लकड़ी के सहारे जो है सारे काम कर लेता है। तो इसलिए कहा गया कि वो एकमात्र उसका सहारा है अंधे की लकड़ी। ठीक है, अगर इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये कहेंगे श्रवण कुमार अपने पिता के लिए अंधे की लकड़ी थे, ऐसे आप इसको बोल सकते हैं। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा बहुभूति। ठीक है, सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सुख दुखांतम को रस किसकी उक्ति है? सुख दुखांतक दुखांतमक को रस किसकी उक्ति है? तो इसका जो करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा वो बन जाता है रामचंद्र गुणचंद्र। ठीक है, सुख दुखांतमक को रस किसकी है? तो ये रामचंद्र गुणचंद्र की हो जाएगी। मालविका अग्निमित्रम नाटक के लेखक का क्या नाम है? मालविका अग्निमित्रम, तो मालविका अग्निमित्रम ये लिखी गई है कालिदास के द्वारा। कालिदास के कई नाटक हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें आपका अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमो उर्वशीयम है। ठीक है, तो ये सब किसके हैं? ये सब हो जाते हैं आपके कालिदास के, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भवभूति के भी पूछे जाते हैं, जिनमें आपका भवभूति का सबसे इंपॉर्टेंट है उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित, ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछी जाती है भारवी की, भारवी की हो जाती है किरार्थ अर्जुनियम। किरार्था अर्जुनियम, ठीक है, ये पूछी जाती है आपकी। ठीक है, इसके अलावा सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सत प्लस जन, और सत प्लस जन दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ये हो जाता है सत प्लस जन। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है? तेजोमय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तेजोमय, तो तेजोमय का जो सही संधि विच्छेद है वो आ जाता है आपका तेज प्लस में, सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुविग्रह समास का विकल्प है। बहुविग्रह समास की बात हो रही है तो वो हो जाता है लंबोदर। तो लंबोदर में आपका यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? लंबोदर का, यानी लंबा है उधर जिसका, ठीक है, अर्थात गणेश जी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आपका मान लिया जाएगा। जगत शब्द का कौन सा रूप तीन विभक्तियों में से एक सा रहता है? जो जगत है वो तीन विभक्तियों में एक सा रहता है, वो कौन सा रूप है? तो जगत का वो रूप हो जाता है जगत व्याम, बी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, वो तीन रूप विभक्तियों में
एक सही रहेगा। अदस वह शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति के बहुवचन रूप में होगा। तो ये अदस में क्या होगा, जो स्त्रीलिंग है और पंचमी विभक्ति का बहुवचन रूप है। तो इसमें देखने को मिलेगा आपका अमूढ़। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तिष्ठति धातु रूप में कौन सा अलंकार है? तिष्ठति, तो तिष्ठति में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर जो है लट लकार, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो जाता है आपका एक वचन का जो है रूप हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो मूल धातु है वो हो जाती है आपकी स्था। स्था जो है इसकी मूल धातु है। देवदत्ताय रोचते मोदक सुय दत्ते च अपूप, उपयुक्त वाक्य प्रीणि या प्रियमान क्या वर्तते। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 87 नंबर का क्वेश्चन, और इसका जो करेक्ट बनता है वो बनता है यहाँ पर देवदत्त। ठीक है, बी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो माना जाएगा यहाँ पर देवदत्त। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन बनता है, परिश्रम के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? परिश्रम के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, मतलब आपसे पूछा गया संस्कृत में अनुवाद क्या होगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पर परिश्रमेण विना ज्ञान न प्राप्यते। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर आपको जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अमीर खुसरो रचित पहेली और एक तरफ हो जाएगी पहेली का उत्तर। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा जो है करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, आना जाना उसका भाई जिसके घर जाए लकड़ी खाए, तो ये किसके बारे में कहा गया है? तो ये हो जाती है, कहा गया है आपका आरी के बारे में। ठीक है, आना जाना उसका भाई जिसके घर जाए लकड़ी खाए, तो ये आरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अमीर खुसरो की ये पहेलियां हैं। अगली हो जाती है, अर्थ तो इसका बूझेगा मुंह देखो तो सूझेगा, तो ये किसकी बात कर रहे हैं? तो ये बात हो रही है आपकी दर्पण की। ठीक है, बी का आपका एक हो जाएगा। एक राजा की अनोखी रानी नीचे से वह पीवे पानी, ये जो है क्या कहा गया है, किसके बारे में कहा गया है? दिए की बत्ती, तो बिल्कुल ये दिए की बत्ती हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, एक राजा की अनोखी रानी नीचे से वो पिए पानी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। इसके बाद आ जाता है, मिला रहे तो नर रहे अलग होए तो नार, सोने का रंग है कोई चतुरा करे विचार, तो ये हो जाता है आपका चने के बारे में। ठीक है, यही हमारा बचा है। इस तरह से अब हमारा यहाँ पर जो बनता है वो बनता है, ए का तो बन जाएगा हमारा 4, तो ए का। इसके बाद आपका आ जाता है जो बी है, तो बी का हो जाता है हमारा 1, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आपका माना जाएगा। कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहली गैल, इस वाक्य में सिलहली शब्द का क्या अर्थ है? सिलहली का जो अर्थ है वो हो जाता है यहाँ पर फिसलने लायक। कबीर का घर शिखर पर जहां सिलहली गैल, तो ये फिसलने वाली बात यहाँ पर हो रही है, यानी कबीर का घर ऐसी है जहाँ फिसलने वाली गैल है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक रूप हिंदी तुरक दूजी दशा न कोई, मन की दुविधा मानकर भय एक दो सोए, 102। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पर, यह कविता जो है किस कवि की है? ये जो कविता है वो है आपकी बनारसी दास की। डी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। एक रूप हिंदू तुरक दूजी दशा न कोय, मन की दुविधा मानकर भय 102। ठीक है, ये बनारसी दास की हो जाती है। नैन चुवी जस मवट नीरू नागमती वियोग खंड की, इस पंक्ति में महावट का सटीक अर्थ क्या है? जो महावट है इसका सटीक अर्थ आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो महावट का जो अर्थ है वो है माघ की झड़ी। ठीक है, सी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? भाषा के रूप में अवधि का जो प्रथम प्रयोग है वो किस रचना में मिलेगा? तो ये मिल जाएगा आपका जो है खालिक बारी। ठीक है, अवधि का जो प्रयोग है वो खालिक बारी में देखने को आपको मिल जाएगा, और जो खालिक बारी है ये है आपकी किसकी? अमीर खुसरो की। इनसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अमीर खुसरो की कई सारी रचनाएं हैं जिनमें आपकी पहेलियां मुकरियां ये सब देखने को मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बनता है, अवलो नसानी अबने नसे हो, तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्गृत है? अवलो नसानी अबने नसे हो,
तो तुलसीदास की हो जाती है ये, और तुलसीदास की हो जाती है ये विनय पत्रिका से। डी हो जाता है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। तुलसीदास की जो कविता वाली है वो तुलसीदास की है, रामचरितमानस भी और दोहावली भी सभी तुलसीदास की, लेकिन ये जो उक्ति है वो ली गई है आपकी विनय पत्रिका से। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? जो तुलसीदास है उसकी भक्ति किस भाव की है? तो तुलसीदास की जो भक्ति है वो है दास्य भाव की, यानी एक तरह से दास उनको जो है माना जाता है। ठीक है, और माधुर्य किसकी है? तो जो आपकी थी मीरा, उनकी थी माधुर्य भाव की। ठीक है, सांख्य भाव की किसकी थी? तो सांख्य भाव की थी आपकी सूरदास की। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया तुलसीदास, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर पग बंधा घुंघरू गाच्या थी। यहाँ पर आपको जो है सही उत्तर चुनना है विकल्पों से। ठीक है, 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो पग बांध्या घुंघरू गाच्यारी, तो ये कहा गया है आपका मीरा के द्वारा। और दूसरा हो जाता है बहुविध चित्र बनाए गए हरि रचो कीड़ा रस, ये कहा गया है आपका कबीर के द्वारा। ठीक है, नहीं ए का आपका हो जाता है, ए का तो हो गया था आपका 3, ए का 3 दिया गया आपका ऑप्शन नंबर बी में। फिर हो जाता है आपका बी का हो जाएगा 4, बी का 4 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में ही है। इसके बाद आ जाता है तेहु दुख भय परास निपाते, तेही दुख भय परास निपाते, ये कहा गया आपका मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। ठीक, और एक बचता है काहे को गोपीनाथ कहावत, तो ये कहा गया आपका सूरदास के द्वारा। इस तरह से आपका जो सी का 2 हो जाएगा, डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बनेगा आपका आय जोग शिखावन पांडे पद से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? तो इसका जो सही तथ्य हो जाता है यहां पर देख लेते हैं। एक तो यहां पर बन जाता है आपका सही, हमारे परम धाम कृष्ण है और हम सब उन्हीं से प्रेम करती हैं। ठीक है, और एक बनेगा आपका दूध घी और भात खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं। तो बी और सी आपके यहाँ पर करेक्ट माने जाएंगे। तो बी और सी दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन बनता है, कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे की रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? तो ये जो कथन है ये हो जाता है आपका रामचंद्र शुक्ल का। ये बहुत बड़े आलोचक माने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल, और इनको जो है आलोचक के रूप में देखा जाता है, और कई जगह जो है इनका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? कौन सी रचना है जो कवि देव की नहीं है? तो कवि देव की जो एक भाव विलास है वो कवि देव की है, अष्टयाम भी कवि देव की और सुजान भी है, लेकिन अलंकार गंगा जो है वो इनकी नहीं है। कवि देव की अलंकार गंगा नहीं है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित मौलिक नहीं है? जो मैथिली शरण गुप्त की है रचनाएं, उनमें से कौन सी अनुदित है, मौलिक नहीं है? तो उनमें से हो जाएगी आपकी मेघनाथ वध, ये जो है मौलिक नहीं है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहां पर करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है, मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत्साल, ये काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित हैं? तो ये जो पंक्तियां रचित हैं आपकी, ये हो जाती है आपकी सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा, यानी कि सी हो जाएगा आपका यहां पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बनता है राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने क्या किया? यहां पर आपको जो है फिल करना है इसको। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने संस्कृत पद मैत्री, नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया था। तो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम है। कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम, तो इसका जो सही अनुक्रम माना जाता है वो माना जाता है आपका यहाँ पर, सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर जो है 1 नंबर पर आपका आ जाएगा स्वप्न, 2 नंबर पर आपको देखने को मिल जाएगा संघर्ष, 3 पर आपका निर्वेद आ जाएगा और 4 पर आ जाएगा आपका दर्शन। तो ए बी सी डी आपका करेक्ट हो जाएगा, और ए बी सी डी दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? कामायनी के बाद रहस्य में कौन सा सर्ग आता है? तो रहस्य के बाद आएगा आपका आनंद सर्ग, सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
और ये जो महाकाव्य में जो सर्गों का अनुक्रम है वो लिया है, 15 सर्ग हैं जो महाकवि हो जाते हैं आपके कामायनी। जयशंकर प्रसाद के 15 सर्ग देखने को मिल जाएंगे। कि छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मधुचर्या का कवि कहा है। तो मधुचर्या का जो कवि कहा है वो किसको कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये कहा गया है जयशंकर प्रसाद को। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ध्वनि कविता के रचनाकार कौन है? ध्वनि कविता के रचनाकार हो जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पुष्प पुष्प से तदरा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर सींच दूंगा मैं। इन प्रस्तुत पंक्तियों में रचयिता जो है कौन है? कौन हो जाएंगे इनके रचयिता? तो इसके जो रचयिता है यहां पर भी हो जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सी हो जाएगा आपका यहां पर करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा आ जाता है 108 नंबर, और इसमें जो है आपको बताना है, एक तरफ आपकी जो है काव्य पंक्तियां दी गई है और एक तरफ आपके दिए गए। सबसे पहले बात करेंगे जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला को। ये किसके द्वारा कही गई है? तो ये कहा गया आपका शासन की बंधु। ठीक है, ये कविता शासन की बंधु। कविता एक तरफ काव्य की पंक्तियां हैं। दूसरा हो जाता है यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। इसे हो जाता है आपका यह दीप अकेला। ठीक है, इसके बाद आ जाती है धसो इनमें छर नहीं मौत का यह घर नहीं। तो इसका जो करेक्ट कविता बनेगी वो बनेगी सतपुड़ा के जंगल। और एक बचता है आपका भू कौन उपजता है, तो ये बन जाता है आपका जो है अकाल दर्शन से। इस तरह से बनेगा आपका ए का 3, और ए का 3 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर ए में भी है और सी में भी है। इसके बाद आ जाएगा बी का आपका 1 और बी का 1 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो यहां पर जो है आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी ही बनने वाला है। ये बड़ा डीप जो है आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं। धूमिल की किस कविता में एकता युद्ध की और दया काल की पूंजी के रूप में बताई गई है? जो धूमिल है उनकी किस कविता में एकता युद्ध की और दया काल की पूंजी के रूप में बताई गई है? जो दया काल की पूंजी के रूप में बताई गई है, तो ये मानी जाती है आपकी अकाल दर्शन। बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में सत्य कथन कौन कौन से हैं? यहां पर आपको बताने हैं। 5 कथन आपको दिए गए हैं, सत्य केवल आपको यहां पर छांटने हैं। तो सत्य कथन में आपको यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय एवं जनवादी तत्वों को प्रतिष्ठित किया। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ये। उन्होंने जो है अपने साहित्य में राष्ट्रीय और जनवादी तत्वों को प्रतिष्ठित किया था। तो ए आपका करेक्ट हो जाता है। अब जिसमें ए नहीं है उसको आप काट सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा डी में ए नहीं है और आपका बी में ए नहीं, तो दो तो आपके एलिमिनेट यहां पर हो जाते हैं। अब यहां पर दूसरा देख लेते हैं, उन्होंने पत्रिकाओं में आधुनिक कहानी का प्रकाशन आरंभ किया। तो आधुनिक कहानी का जो है प्रकाशन उन्होंने आरंभ नहीं किया था। ठीक है, तो ये आपका यहां पर गलत हो जाएगा। भारतेंदु ने प्रचलित खड़ी बोली की साहित्यिक रूप दिया। जो खड़ी बोली है उसको साहित्यिक रूप दिया, तो ये भी आपका यहां पर जो है करेक्ट माना जाएगा, यानी कि सी वाला आपका करेक्ट हो गया। तो ये बन जाएगा आपका, इसमें सी है नहीं। ठीक है, इस तरह से आपका ये करेक्ट हो जाएगा। एक बनता है आपका भारतेंदु ने हिंदी लेखकों के मंडल को प्रोत्साहित किया। तो ये भी आपका जो है सही हो जाएगा। भारतेंदु ने हिंदी लेखकों के मंडल को प्रोत्साहित भी किया था। और एक हो जाएगा आपको, उन्होंने खड़ी बोली में काव्य लेखन थे, और खड़ी बोली में काव्य लेखन उन्होंने कभी नहीं किया। खड़ी बोली में जो काव्य लेखन किया गया है वो किया गया अमीर खुसरो के द्वारा। तो ये आपका यहाँ पर गलत माना जाएगा। इस तरह से आपका जो करेक्ट बनेगा ACD दिया गया आपका ऑप्शन नंबर सी में, दैट इज करेक्ट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में कहाँ खुली थी? जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है पहली शाखा भारत में खुली थी, और पहली शाखा जो भारत में खुली तो ये कहां पर खुली? तो ये खुल जाती है आपकी मद्रास में। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, मद्रास में खुलती है और 1875 में जो है ये खुलती है। ठीक, अगला क्वेश्चन बनता है, त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सती तव के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण और गो की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसके द्वारा कहा गया है? तो स्कंदगुप्त में जो ये संवाद कहा गया है ये कहा गया है आपका पर्णदत्त के द्वारा। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। और जो स्कंदगुप्त है ये लिखा गया है आपका 1928 में। मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता,
ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये हुए हैं। ठीक है, तो ये मानव का हंस उपन्यास में किसका संवाद है? मानव का हंस। यहां से दो क्वेश्चन आपके बनेंगे। पहले इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो ये जो संवाद है, ये संवाद हो जाएगा आपका जो है मोहिनी का। अब क्वेश्चन आपका बनेगा जो मानव का हंस है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा भी गया है। तो मानव का जो हंस है ये लिखा गया आपका अमृतलाल नागर के द्वारा। किसके द्वारा? अमृतलाल नागर हो जाते हैं ये, और ये लिखा गया है आपका 1972 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके यहां पर बन सकते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों में शीर्षक है। परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों में जो शीर्षक है वो कौन कौन से हैं? तो यहां पर जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से आपको आंसर लगाना है। तो इसमें जो प्रकरण दिए गए हैं उसमें देखने को मिल जाएंगे जो प्रकरण है वो टोटल जो प्रकरण दिए गए हैं इन्होंने, तो टोटल प्रकरण है वहां पर 41। कितने प्रकरण है? जो परीक्षा गुरु उपन्यास है और ये किसका है? तो ये लिखा गया आपका लाला श्रीनिवास दास के द्वारा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अलग से बन सकता है आपका। ठीक है, परीक्षा गुरु किसके द्वारा लिखा गया है? कब लिखा गया? 1882 में लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे बनते हैं। अब इसमें जो है आपका प्रकरण जो है, कुल प्रकरण है वो है, प्रकरणों की संख्या यहाँ पर 41 दी गई है। अब 41 में आपको यहाँ पर बताना है कौन कौन से इनमें से हो जाएंगे। तो इनमें सबसे पहले देखने को मिल जाएगा आपका सबसे पहले देखने को मिलेगा आपका प्रामाणिकता, दूसरा देखने को मिल जाएगा आपका अदालत, और तीसरा देखने को मिल जाता है आपका ये हो जाएगा प्रेत भय। CDE, और CDE दिया गया आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? बताइए अगर आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। देवनागरी लिपि का जो विकास का क्रम है उसमें आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा, और ये मिलता है ब्राह्मी लिपि, उसके बाद आती है गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि, और फिर आ जाएगी देवनागरी लिपि। तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर मान लिया जाना चाहिए। ठीक है, ये हो जाता है इसका सही आंसर। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इस तरह के भी बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्रम में लगाने के लिए जो है यहाँ पर दिया गया है आपको। तो यहाँ पर हो जाता है ये, और ये हो जाएगा सबसे पहले आ जाएगा आपका महादेव गोविंद रानाडे जो है, ये सबसे पहले नंबर पर आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं आपके महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा लिपि सुधार समिति, 2 नंबर पर आ जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं काका कालेरकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति, 3 नंबर पर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित जो कमेटी है ये 4 नंबर पर आ जाएगी, और एक बचता है आपका 5 नंबर पर आ जाएगा सबसे ऊपर। तो इस तरह से आपका जो बनेगा BDC दिया गया है, BDC इसमें नहीं है, इसमें नहीं, BDC, तो BDC दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर बन जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, लिखित में जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है, जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है, तो ये हो जाता है यहाँ पर डी यानी कि गंगा। ये जो है आपका जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी सभी आपकी नदी पहाड़ सभा ये सब जो है जातिवाचक बन जाएंगे, लेकिन गंगा जो है वो आपका बनता है व्यक्तिवाचक, क्योंकि गंगा एक ही है, गंगा और नहीं है। ठीक है, जब एक ही की बात होती है तो वहां पर आपका आ जाता है व्यक्तिवाचक। इसके बाद बनता है आपका निम्नलिखित में कौन सा शब्द संधि नियमों की दृष्टि से शुद्ध नहीं है? संधि नियमों की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। जगत गुरु नहीं होता है, ये आपका गलत दिया गया है, ये होता है जगत गुरु, जगत गुरु। ठीक है, ये होता है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पर जो शुद्ध नहीं है वो हो जाएगा केवल ये निश्वास ऐसे ही होगा, देवेंद्र होगा और उत्पात, ये सभी सही दिए गए हैं। महाराजा शब्द उदाहरण है, तो महाराजा महान है जो राजा। ठीक है, महाराजा महा है जो राजा, तो वो हो जाता है आपका कर्मधारय समाज की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, यानी कि बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर बन जाएगा। निम्नलिखित में मूल शब्द और उपसर्ग की दृष्टि से कौन सा असंगत है? असंगत आपको यहाँ पर बताना है कौन सा हो जाएगा। तो असंगत जो बनेगा अनुचर बिल्कुल ठीक लिखा गया है, अनुरूप बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, अनुचित अनु प्लस उचित, तो ये आपका कहीं ना कहीं गलत लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। तो यहां पर जो आपका उपसर्ग आता है वो आता है आपका अन प्लस उचित, इस तरह से जो है ये बनता है आपका अनुचित।
अनुशासन बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। तो आपका जो पूछा गया है कि कौन सा असंगत है, तो केवल सी है जो आपका यहाँ पर असंगत बन जाएगा। ठीक है, अन प्लस उचित जो है यहाँ पर आपका सही बनता है। ठीक है, अनुचित मतलब जो आपका उचित नहीं है। लाश किस भाषा का शब्द है? लाश किस भाषा का शब्द है? तो लाश हो जाता है ये आपका तुर्की भाषा का शब्द। ठीक है, ये हो जाता है आपका लाश। और तुर्की में आपकी कैंची, कालीन, चेचक, जाजिम और तलाश, बेगम, बहादुर, ये सब जो है तुर्की भाषा के शब्द हैं। अकल का दुश्मन मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है? अकल का दुश्मन, तो अकल का दुश्मन होता है मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, वो सारे काम ऐसे ही करता है। कंगाली में आटा गीला, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कंगाली में आटा गीला, तो कंगाली में जब आटा गीला हो जाता है तो कष्ट पर कष्ट आना। ठीक है, एक कष्ट निपटा नहीं, दूसरा आ गया। ठीक है, तो कष्ट पर कष्ट आना होता है कंगाली में आटा गीला होना। एक तो कंगाली पहले से, उसमें भी आटा गीला हो गया, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्प में सटीक शब्द वाला चयन कीजिए। दूसरों का उपकार करने वाला, दूसरों का उपकार करने वाला, तो उसके लिए जो सटीक शब्द बनेगा वो बन जाता है परोपकारी। और इस तरह से आज हमने कर लिए हैं पूरे अपने 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट। ठीक है, और इस खुशी में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, जरा सा भी अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी तरह का आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, हम जल्द से जल्द जो है उसका सुधार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।